Hello and welcome back, guys, in yet another class. So today we are starting class 11, disqualification of director. एंड प्रीवियस 10 क्लासेस के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स है वो कवर कर लिए हैं. तो होप सो अगर आपने वीडियोस ये क्लासेस नहीं देखे हैं तो अभी जाके आप पहले उनको वॉच कर लो, देन फिर क्लास 11 पे आप आ सकते हो. ठीक है, ये क्लासेस चल रही है CMA फाइनल लॉ की फॉर अपकमिंग अटेम्प्ट जून 25 एंड दिसंबर 25 एंड जून 26 ऑनवर्ड्स. ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फिर फटाफट से आप कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो, जिससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे. और इंस्टाग्राम से आप मुझे मैसेज के थ्रू मुझसे बात कर सकते हो, और अगर कोई भी फीडबैक या फिर इम्पोर्टेंट आज के वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन नंबर 164. सेक्शन नंबर 164 क्या बताता है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मतलब क्या है कि अगर कोई डायरेक्टर इन कंडीशंस के अंदर फॉल कर जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए. ठीक है, ओके. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, अगर कोई पर्सन, एक मिनट, अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है, ये अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, और अगर उसने एप्लीकेशन डाल रखी है इंसॉल्वेंट होने के लिए कोर्ट में और वो पेंडिंग है अभी तक, या फिर वो कन्विक्टेड हुआ है कोर्ट से किसी मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, और जिसको 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, यानी 6 महीने से कम के लिए किसी नैतिक अपराध या मॉरल टर्पिट्यूड के लिए जेल में गया है, और उस बात को बीते हुए, उस सजा को बीते हुए 5 साल नहीं हुए हैं, तो वो भी क्या बोलते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड होता है किसी ऑफेंस में और उसको 7 साल के लिए जेल जाना पड़ता है तो वो परमानेंटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए. अगर किसी कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल ने कोई ऑर्डर पास किया है कि वो डायरेक्टर बन ही नहीं सकता है, डिस्क्वालीफाई है, तो वो डिस्क्वालीफाई रहेगा. अगर उस किसी व्यक्ति ने कॉल्स पे नहीं करी है, जो कि वो शेयर्स हेल्ड करता है, 6 महीने ही उससे ज़्यादा हो गए, ठीक है, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. अगर वो कन्वेक्टेड हुआ है किसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर पिछले 5 सालों के अंदर किसी कोई भी व्यक्ति, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना. अगर उस व्यक्ति ने सबसेक्शन 152 और 154 के अंदर कंप्लाई नहीं किया, तो 152 किसका था? अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की किसी कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया, या फिर 154 के अंदर डिन नहीं लिया, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना. अगर उसने सेक्शन 165(1) के अंदर कंप्लाई नहीं किया, 165(1) किसका है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का. अगर आपकी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप इतनी एक लिमिट दी हुई है सेक्शन के अंदर, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, अगर उसको कंप्लीट कर लिया है तो आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकते हो. ठीक है, अगर किसी ने ये बिलो कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो अगर वो उस कंपनी के अंदर डायरेक्टर है भी तो उसको डायरेक्टर की पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा, और अगर पहले कभी किया है तो डायरेक्टर नहीं बन सकता है. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करे पिछले कंटिन्यूस 3 फाइनेंशियल ईयर्स के, तो उसको डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी. और कोई व्यक्ति, कोई डायरेक्टर फेल हो जाता है डिपॉजिट पे करने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए, जो भी डिपॉजिट्स कंपनी लिए हैं उसके ऊपर उसका इंटरेस्ट हो गया, या फिर डिबेंचर का इंटरेस्ट हो गया, ये प्रेफरेंशियल्स का पेमेंट, ये उनका इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया कंटिन्यूस 1 ईयर्स और मोर से ज़्यादा, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स. वापस से वो एलिजिबल और रिअपॉइंट हो सकता है अगर वो सारे चीज़ों के साथ कंप्लाई कर लेता है तो.
ऊपर वाला सेक्शन जो भी मैंने बताया डिपॉजिट्स वाला, वो गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर किसी भी कंपनी के आर्टिकल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में कोई क्लोजेस दिए गए हैं और वो क्लोजेस एमओए या फिर कंपनी लॉ के किसी भी क्लोज से हैवी है या फिर ज़्यादा स्ट्रिक्टर है, तो कंपनी के आर्टिकल्स प्रिवेल कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना था। अब आगे हम चलते हैं रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर की तरफ। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति खुद से रिज़ाइन करता है किसी कंपनी के अंदर, तो वो रेजिग्नेशन कहलाता है। और खुद से रिज़ाइन करना इज़ ए वेरी मेजर क्लॉज फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन और रिमूवल में क्या होता है कि कंपनी उन व्यक्तियों को हटा देती है जो काम गलत कर रहे हैं। लेकिन रेजिग्नेशन के अंदर क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अगर फ्रॉड कर रही है तो व्यक्ति यानी कि जो डायरेक्टर है वो खुद कंपनी छोड़ के चल जाता है, तो वो ज़्यादा बिग क्लोज बन जाता है। एक्सेप्टेंस ऑफ डायरेक्टरशिप इज वॉलेंट्री और एंड कंटिन्यूशन ऑल्सो इज वॉलेंट्री। मतलब एक्सेप्टेंस करना किसी डायरेक्टरशिप का वॉलेंट्री होता है और छोड़ना भी वॉलेंट्री होता है। दे कैन नॉट एनी कंपल्सन ऑन कंटिन्यूशन ऑफ द ऑफिस, द लॉ प्रोवाइड्स दैट। मतलब किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता ऑफिस कंटिन्यू करने के लिए। कोई भी डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है कोई अपना नोटिस देके राइटिंग में कंपनी को। जो बोर्ड होगा वो रिसिप्ट लेगा नोटिस की और उसको 30 दिनों में फाइल करेगा रेजिग्नेशन के, जो भी रेजिग्नेशन दिया है और जो राइटिंग में नोटिस दिया है DIR 12 में रजिस्ट्रार के पास में, और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगा। मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो इस A नाम के व्यक्ति ने रिज़ाइन करना है, तो ये क्या करेगा? नोटिस देगा कंपनी को। कंपनी क्या करेगा? इस नोटिस को लेगा और फिर उस पर अपने कुछ क्लैरिफिकेशन लिख के DIR 12 के अंदर 30 डेज में रजिस्ट्रार को भेज देगा, है ना? यहाँ पे सबमिट करेगा। ठीक है। दी कंपनी शेल ऑल्सो प्लेस द फैक्ट ऑफ सच रेजिग्नेशन इन द रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर। जैसे मान लो कि रजिस्ट्रार को देगा और साथ ही कंपनी क्या करेगी? इसको अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करेगी। ठीक है। और क्या करेगी कि जो फैक्ट है कि रिजाइन क्यों दिया गया, उसको अपने मेंबर्स को वो जो नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी उसके अंदर बताएगी कि भैया इस A नाम के पर्सन ने रिज़ाइन किया है कंपनी से और इस फला फला रीज़न की वजह से किया है। ठीक है। जो डायरेक्टर है वो फॉरवर्ड कर सकता है रेजिग्नेशन की कॉपी विद डिटेल रीजन फॉर द रेजिग्नेशन विद रजिस्ट्रार 30 डेज फ्रॉम द रेजिग्नेशन इन DIR 11। ठीक है। डायरेक्टर भी फॉरवर्ड करेगा कॉपी DIR 11 के अंदर, कंपनी करेगी DIR 12 के अंदर और डायरेक्टर करेगा DIR 11 के अंदर। अब आ जाओ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। रिमूवल ऑफ डायरेक्टर मतलब कि कोई भी कंपनी अपने पास में एक राइट सिक्योर रखती है कि वो किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है एट द एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। ठीक है। In the normal course that appointing authority can only be the removing authority। नॉर्मल कोर्स के अंदर क्या होता है? जो अपॉइंट कर रहा है वही रिमूव कर सकता है। हाउएवर सिंस द अपॉइंटमेंट हैज ए प्रोसीजर, द रिमूवल आल्सो हैज ए प्रोसीजर। सेक्शन 169 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड दैट द प्रोविजन फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। ठीक है। अ कंपनी में बाय OR, मतलब OR के द्वारा रिमूव कर सकती है अदर देन डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनी ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 16242। सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर कोई भी डायरेक्टर नॉमिनेट हुआ है या फिर अपॉइंट हुआ है बाय CGSG या फिर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, उस डायरेक्टर को छोड़ के एनी डायरेक्टर को कंपनी रिमूव कर सकती है। ठीक है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस बाय गिविंग ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, है ना? ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड फॉर द सेकेंड टर्म कैन बी रिमूव्ड बाय द SR। ठीक है। अब क्या है मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ वापस से। कोई भी कंपनी किसी भी डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है, ठीक है, अदर देन
कोई डायरेक्टर अगर नॉमिनेट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी CGST या लोकल अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, बाय पासिंग OR, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और उसका सेकेंड टर्म चल रहा है, तो ये रिमूव होगा बाय पासिंग SR, ओनली बाय पासिंग SR, ठीक है। The director appointed on the principle of proportional representation under 163 can be removed by ordinary resolution as aforesaid। अगर कोई व्यक्ति प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा अपॉइंट हुआ है सेक्शन 163 में, तो वो OR से ही रिमूव हो पाएगा। एक स्पेशल नोटिस मेंबर का रिक्वायर्ड होता है रिमूव करने के लिए डायरेक्टर को। नोटिस मिलते ही कंपनी क्या करेगी, फॉरवर्ड करेगी कॉपी डायरेक्टर को, और कंसर्न चाहे वो मेंबर हो कंपनी का ये नहीं, और वो एंटाइटल्ड है उस रेजोल्यूशन को मीटिंग में पढ़ने के लिए, ठीक है। ये एक प्रोसीजर बताया गया कि कंपनी पहले मेंबर से एक क्या बोलते हैं नोटिस लाएंगे कि डायरेक्टर रिमूव होना चाहिए, फिर कंपनी उसको आगे फॉरवर्ड करेगी डायरेक्टर को कि भैया आपके अगेंस्ट या फिर आपके लिए एक नोटिस आया है मेंबर से कि आप रिमूव होंगे, और उस नोटिस को लेकर जो भी नोटिस से रिलेटेड जो भी डिस्कशन होगा वो डायरेक्टर से रिमूव होने वाला है वो मीटिंग के अंदर कर सकता है। जो डायरेक्टर रिमूव हो रहा है ना, उसकी जगह जो भी वैकेंसी क्रिएट होगी वो सेम मीटिंग के अंदर भर दी जाएगी। जो डायरेक्टर रिमूव हो रहा है वो अपना ऑफिस होल्ड कर सकता है रिमेनिंग टेन्योर के लिए, अगर उसको रिमूव नहीं किया जाता है तो, मतलब अगर रिमूव मीटिंग में उसको कैंसिल हो जाता है रिमूव होना, वैकेंसी फुलफिल नहीं की जाती है मीटिंग के अंदर, तो वो एक कैजुअल वैकेंसी कहलाएगी, जो अपन ने सेक्शन 161 सबसेक्शन 4 के अंदर पढ़ी थी। Accordance with the provision of this act provided that the director who has removed from the office shall not be reappointed as director। जो भी रिमूव हुआ है वो दोबारा से रिअपॉइंट नहीं हो सकता उसी कंपनी के अंदर। कंपनसेशन वगैरह गिवन डैमेजेस वगैरह पे होगी जो भी डायरेक्टर रिमूव हुआ है उसको। वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर सेक्शन 167। अगर सेक्शन 164, 168 और 169 की वजह से अगर किसी का भी क्या हुआ है रिमूवल, डिस्क्वालीफाई और रेजिग्नेशन, तो ये सारी कंडीशंस क्या कहलाएगी, वेकेशन ऑफ ऑफिस। और उसके अलावा भी कुछ क्लॉजेस दिए गए हैं कि अगर ये नीचे वाली कंडीशंस को भी फुलफिल नहीं करता है तो भी उसको ऑफिस वैकेंट करना पड़ेगा। अगर डायरेक्टर अपने आप को एब्सेंट रखता है बोर्ड मीटिंग से पिछले 12 महीने में जो भी हुई है तो वो एक वेकेशन कहलाएगा बिना नोटिस दिए हुए। कोई डायरेक्टर एक्ट करता है कॉन्ट्रावेंशन का सेक्शन 184 का तो भी वह क्या कहलाएगा, वेकेट, मतलब उसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। अगर वो सेक्शन 184 के अंदर डिस्क्लोजर बताने में असमर्थ रहता है, कॉन्ट्रावेंशन करता है प्रोविजंस का, तो भी वो अपने आप को वेकेट रखे, ठीक है। तो 184 के अंदर अगर वो डिस्क्लोजर नहीं देता है तो 184 किसके बारे में बात करता है, डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट। जिसको हम इन डेप्थ आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ओके।
कोई भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से डिस्क्वालीफाई हो जाना, तो भी वो ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। किसी प्रकार का कोई ऑफेंस किया है या मॉरल टर्पिट्यूड किया है, नैतिक अपराध किया है और 6 महीने से कम की जेल हुई है, तो भी वो हो जाएगा। ठीक है, ये एक पेनल्टी बताई गई कि 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगेगी। ठीक है, अब आ जाओ, बस अब मैं समझाता हूँ आपको मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि कंपनी के थिंग्स को मैनेज करता है और अपर लेवल पे डिसीजंस बनाता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर कहलाता है। ठीक है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर का टर्म है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 54 में डिफाइन किया गया, जो कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है। होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है? होल टाइम डायरेक्टर वो होता है जो कंपनी के अंदर एज एन एम्प्लॉय की जैसे पूरे टाइम कंपनी के अंदर स्पेंड करता है, वो होल टाइम डायरेक्टर कहलाता है। और होल टाइम डायरेक्टर जैसे एग्जांपल के लिए डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर कमर्शियल, जो अपर पोस्ट होती है, जो बहुत ज़्यादा हाई पोस्ट होती है, वो होल टाइम डायरेक्टर की होती है। मैनेजर क्या होता है? जो कि डे टू डे लाइफ को, डे टू डे चीज़ों को मैनेज करता है किसी कंपनी के अंदर, है ना। ओके, मैनेजर और एमडी में ये फ़र्क है कि ये दोनों किसी कंपनी में एक साथ नहीं होते हैं, और जो मैनेजर होता है वो ऑलवेज बड़ा होता है एमडी से। ठीक है, आज अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सेक्शन 196। ओके, सेक्शन 196 ऑफ द एक्ट कंटेंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर अकॉर्डिंग टू द कंपनी। नो कंपनी शेल अपॉइंट और एम्प्लॉय ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड ए मैनेजर एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कंपनी मैनेजर और एमडी को एक ही टाइम पर अपॉइंट नहीं कर सकती है। कौन सा कलर लें? ये अच्छा लग रहा है। नो कंपनी शेल अपॉइंट और रीअपॉइंट एनी पर्सन एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर फॉर ए टर्म एग्जिस्टिंग 5 years एट ए टाइम। 5 साल से ज़्यादा के लिए कोई भी अपॉइंट नहीं होगा, प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शेल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द ईच टर्म। मतलब क्या है? अगर आपका टर्म एक्सपायरी होने वाला है और आप 4th ईयर के अंदर उस टर्म को एक्सटेंड करना चाहते हो, ये रीअपॉइंटमेंट के लिए कुछ करना चाहते हो, तो वो नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब ये है। इम्पोर्टेंट फॉर MCQ एंड ऑल। No company shall appoint or continue the employment of any person as managing director, whole time director और manager अगर वो 21 साल से कम है और 70 साल से ज़्यादा है। 21 साल से कम है और 70 साल से ज़्यादा है। पर्सन हु हैज़ अटेंडेड द एज ऑफ 70 years में बी अपॉइंटेड बाय द पासिंग SR। अगर 70 साल से ज़्यादा है तो रीअपॉइंट हो सकता है, लेकिन उसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? SR पास करना पड़ेगा। अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, अमुक्त दिवालिया है, और हैज़ एनी टाइम बीइंग एडजेक्टेड और इंसॉल्वेंट, और किसी भी टाइम पे इंसॉल्वेंट हुआ है, तो भी वो अपॉइंट नहीं हो सकता। हैज़ एनी टाइम सस्पेंडेड पेमेंट ऑफ हीज क्रेडिटर्स और मेक्स, और हैज़ एट एनी टाइम मेड ए कंपोजिशन विद देम। मतलब क्या है? अगर उसने किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं किया क्रेडिटर्स को, तो भी वो डिस्क्वालीफाई है MD, WDD और मैनेजर के लिए। अगर किसी भी प्रकार का ऑफेंस किया है और जिसको मोर देन 6 month हो गए हैं, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। Schedule 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब्ड एडिशनल कंडीशन फॉर मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर टू बी एलिजिबल फॉर रिअपॉइंटमेंट। द स्केड्यूल स्टैपलेट्स दैट, ये कंडीशन से क्या बोलते हैं अपॉइंट होने के लिए, ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का इम्प्रिजनमेंट नहीं होना चाहिए किसी भी पीरियड के अंदर,
और जो फाइन अगर किसी भी प्रकार का लगा होगा वो 1,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, मोर देन 1,000 रुपीज़ नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रावेंशन का। अगर है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। He had not been detained for any period under the conversation of forex और स्मगलिंग एक्टिविटीज़। अगर इनमें पाया गया किसी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन में और स्मगलिंग एक्टिविटी में, तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर वो मैनेजरल पर्सन है इन मोर देन वन कंपनी और ड्रॉ कर रहा है रेमुनेशन फ्रॉम वन और मोर कंपनी सब्जेक्ट टू द सीलिंग प्रोवाइडेड इन, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, है ना। अब लिमिट वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, क्योंकि इसी में आने वाली है कि कितने अपन रेमुनेशन पे ड्रॉ कर सकते हैं और कितनी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो भारत का रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट का मतलब क्या है? इंक्लूड ए पर्सन हु इज बिंग स्टेइंग फॉर इंडिया कंटिन्यूस पीरियड नॉट लेस देन 12 मंथ्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एज मैनेजर पर्सन। जैसे मान लो कि अगर आज में मतलब यानी कोई पर्सन ए 03/25 मतलब मार्च 2025 में अपॉइंट होने वाला है, तो पिछले 12 महीने मतलब 03/24 भारत में रहा हो, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ 12 मंथ्स। इसमें वो कंडीशंस भी हो सकती है, जैसे मान लो कि अगर 12 महीने हो गए वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है भारत के अंदर वो, और अगर कोई बिजनेस कैरी करने के लिए आया है पर 12 महीने हो गए पिछले, रीजन्स ये हो सकते हैं, इन रीजन से है तो भी वो अपॉइंटमेंट उसका हो सकता है। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट अप्रूव नहीं हुआ है एजीएम के अंदर तो वो डीम्ड टू बी इनवैलिड हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट सेक्शन 196 सब सेक्शन 4। जो भी एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर होगा वो अपॉइंट हो सकता है बोर्ड द्वारा, और उसकी जो रेम्यूनरेशन होगी वो भी बोर्ड ही तय करेगा। मतलब ध्यान रखना, एमडी, डब्ल्यूटीडी और जो मैनेजर होगा अपॉइंट कौन करेगा? बीओडी, और रेम्यूनरेशन भी कौन फिक्स करेगा? बीओडी, मीटिंग के अंदर। जो भी बोर्ड फैसले लेगा वो एक रिजोल्यूशन के ऊपर ही बेस होने चाहिए, ठीक है। और अगर मान लो कि बिटवीन ईयर या फिर बिफोर जनरल मीटिंग, बिफोर जनरल मीटिंग कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो नेक्स्ट जीएम के अंदर क्या हो जाएगी? वेरीफाई करवानी पड़ेगी बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। अगर अपॉइंटमेंट में कोई भी वेरिएंस आता है ना, और कंडीशंस में वेरिएंस आता है एज पर स्केड्यूल 5, इस स्केड्यूल 5 के अंदर अपॉइंटमेंट्स बताया गया है इनका, ठीक है। तो उसको अप्रूव करवाना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। समझा देता हूँ मैं। अपॉइंटमेंट हुआ और किसी भी प्रकार का डिफरेंस आता है और वेरिएशन आता है स्केड्यूल 5 की, स्केड्यूल 5 को देख के इन कंपैरिजन में, है ना, तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरीफाई करवाना पड़ेगा और वही सेंट्रल गवर्नमेंट ही अप्रूव करेगी।
कोई भी नोटिस बोर्ड और जनरल मीटिंग के अंदर, ठीक है, कंसीडर करेगा अपॉइंटमेंट, जिसमें इंक्लूड होगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन कितना पे होने वाला है, और अदर मैटर्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर और डायरेक्टर्स ऑफ सच अपॉइंटमेंट। एक रिटर्न जाएगी MR1 के अंदर, फॉर्म MR1 के अंदर अलोंग विद द प्रिस्क्राइब फी, और जो रजिस्टर के साथ फाइल होगी 60 डेज के अंदर ऑफ द अपॉइंटमेंट, है ना। अगर कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है MD, WTD और मैनेजर का, जो अप्रूव नहीं हुआ जनरल मीटिंग के अंदर, वो शेल बी डीम टू बी इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होता पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में, अगर बाय नोटिफिकेशन द्वारा अपॉइंटमेंट हुआ है तो। अपॉइंटमेंट ऑफ KMP की मैनेजरियल पर्सन, ठीक है, KMP का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। Every company belongs to such class or classes of the companies as may be prescribed shall have following whole time key managerial person, ठीक है। KMP के अपॉइंटमेंट से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज KMP। KMP एक अलग से कोई व्यक्ति नहीं होता। KMP का मतलब होता है जो की डिसीजंस लेता है, ठीक है। अलग से अपॉइंट हो भी सकता है मतलब, लेकिन की डिसीजंस लेने वाले को की मैनेजर पर्सन बोलते हैं। अगर ये तीन एब्सेंट है ना, या फिर KMP एब्सेंट है, तो ये KMP की जगह ले सकते हैं, या फिर KMP की जगह ले सकता है। कौन कौन होते हैं ये? मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO, मैनेजर, है ना, और होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और CFO, है ना। अकॉर्डिंग टू रूल 8 ऑफ द कंपनीज, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर पर्सन कहाँ पे होगा? एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी अदर पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर शेल हैव होल टाइम की मैनेजर पर्सन, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। देखो, एवरी लिस्टेड कंपनी और एवरी अदर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर है ना, तो उनको क्या चाहिए? एक फुल टाइम KMP चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल टू बी अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन एज वेल मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO एट द सेम टाइम, ठीक है। एक CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सेम टाइम पे अपॉइंट नहीं हो सकते आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये एक्ट के कमेंसमेंट मतलब 1 अप्रैल 2014 के बाद की बात कर रहा है। एन इंडिविजुअल शेल नॉट बी अपॉइंटेड और रीअपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इन परसुएंस ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO फॉर द कंपनी एट द सेम टाइम अनलेस, नहीं हो सकते जब तक कि कोई आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड नहीं करे और कंपनी कैरी नहीं करे मल्टीपल बिजनेसेस, provided that the above mentioned prohibition shall not apply to such class of companies engaged in multiple businesses and which has appointed one or more CEO for each class of businesses may be notified by central government. I will simplify. What is this? MD और CEO किसी भी कंपनी में एक साथ अपॉइंट नहीं हो सकते, लेकिन हो सकते हैं कब?
आर्टिकल्स प्रोवाइड करे। दूसरा, कंपनी क्या कर रही है, मल्टीपल बिजनेसेस कैरी कर रही है और उसको अलग अलग बिजनेसेस के लिए अपने सीईओ चाहिए, यहाँ पर एमडी चाहिए और फिर यहाँ पे सीईओ चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस है तो ही अपॉइंट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट, एवरी होल टाइम डायरेक्टर और केएमपी of the company shall be appointed by means of a resolution of the board containing terms of conditions of appointment including the remuneration। अब होता क्या है, जैसे कोई जनरल मीटिंग है, उस जनरल मीटिंग में क्या होता है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी बातें हो जाती है, प्लस रेमुनरेशन कितना रहेगा, प्लस टर्म कितना रहेगा और अदर फैक्ट्स, ये सब उसी टाइम पे डिस्कस हो जाता है। ए होल टाइम की मेजर पर्सन शेल नॉट होल्ड ऑफिस मोर देन वन कंपनी एट द सेम टाइम एक्सेप्ट इट्स सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, सिंपल सा है, आप एक से ज़्यादा टर्म के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं सब्सिडरी कंपनी को छोड़ के। मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर इन मोर देन वन कंपनी, A company may appoint or employ any person managing director if he is managing director or manager one or more than company approved by the resolution passed in the meeting। मतलब एक से ज़्यादा कंपनी में हो सकता है, लेकिन रिजोल्यूशन पास होगा तो, लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन है वो यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन होना चाहिए। यूनानिमस आप समझते होंगे 100% कंसेंट के साथ में यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन पास हुआ है तो वो एक से ज़्यादा कंपनी में एम्प्लॉय हो सकता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी अगर कोई होती है, ये कैजुअल वैकेंसी इनके लिए है, एमडी, डब्ल्यूटीडी, मैनेजर और केएमपी के लिए। होल टाइम केएमपी वैकेटेड होता है तो जो भी वैकेंसी होगी वो बोर्ड फिल करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी। 6 महीने के अंदर फिल करेगा फ्रॉम वैकेंसी। ठीक है, अब आगे है पेमेंट ऑफ रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सन। इनका पेमेंट वगैरह कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो अभी हम इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और बाकी जितना भी हमारा बाकी है, जितने भी, एक मिनट यहाँ पर लोड नहीं है पेज, तो उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में रेपअप करने की कोशिश करेंगे। इस क्लास के अंदर हमने क्या देखा, सेक्शन 164 डिस्क्वालीफाई, 168 रिमूवल और 168 रेजिग्नेशन और 169 रिमूवल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस एक तो अपन ने देखे। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजर पर्सन, डब्ल्यूटीडी, एमटीडी और इनके बारे में पढ़ा, है ना। और एक हमने पढ़ा है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी 203। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस अपन ने देखे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लेना या फिर खुद से पढ़ने की, रीड करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। क्लास नंबर 11 यहाँ पे एंड हो रही है। अब नेक्स्ट जो क्लासेस होगी मैं होप सो जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा ताकि अपना जो है कोर्स टाइमली ख़त्म हो सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगर वीडियो की क्लासेस अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।